बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियो लेक्चर में आप सबको वेलकम। नेशनल पावर्स को समझने से पहले हम देखते हैं पावर होती क्या है। पावर को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम नेशनल पावर पे जाएंगे, फिर हम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर पे जाएंगे। अगर सिंपली नेशनल पावर को देखा जाए तो किसी कौम की ताकत, ठीक है, किसी कौम की क्या ताकत है, ये नेशनल पावर है। और किसी कौम की ताकत के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिल के किसी कौम की ताकत बनते हैं, तो वो होगा एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर से। पावर को डिफाइन किया जाता है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू गेट अ डिज़ायर्ड आउटकम। पावर यानी कि जब आप किसी दूसरे के बिहेवियर को मुतासर करें या असरअंदाज करें ताकि जो आउटकम आप चाहते हैं वो आउटकम आपको मिल जाए, तो ये होता है पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ पावर, मैं जब चाहूँ आप लोगों से असाइनमेंट्स लूँ, क्विज़ लूँ, ठीक है, ये मेरा डिज़ायर्ड आउटकम है। मैंने आपसे असाइनमेंट लेना है, आपको से क्विज़ लेना है, तो मैं आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता हूँ। मैं आपको टाइम से एक टाइम दे देता हूँ, इस टाइम पे मैंने आपसे असाइनमेंट लेनी है, आपसे क्विज़ लेना है। इट्स मीन ये मेरी पावर है, यूनिवर्सिटी ने ये पावर मुझे दी है। इस तरह एक और डेफिनेशन है टू स्टैब्लिश कमांड ओवर समवन। किसी पे आप अपने जब अपनी कमांड को इस्टेब्लिश करना होता है तो उसे आप पावर कह सकते हो। फिर एक और डेफिनेशन है शॉर्ट, अगर पावर को देखें, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। ऐसी आपकी एबिलिटी जिससे आप किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सको, तो ये आपकी पावर कहलाएगी। अब हम आते हैं नेशनल पावर, एक कौम की ताकत, यानी एक कौम की पावर क्या होती है। द कम्बिनेशन ऑफ पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टेट दैट इट यूजेस फॉर अचीविंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स। किसी भी स्टेट की पावर और कैपेबिलिटी का वो कम्बिनेशन जो वो स्टेट इस्तेमाल करके अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या नेशनल गोल्स हैं उन्हें अचीव करते हैं। अब आपको पता है नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या होते हैं किसी कौम के, ये हमने बड़ा डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था, और इससे पहले हमारा टॉपिक था ये नेशनल इंटरेस्ट। उसमें हमने प्राइमरी इंटरेस्ट को देखा था कि किसी कौम के प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होते हैं नेशन के, फिर सेकेंडरी इंटरेस्ट देखे थे, फिर हमने परमानेंट इंटरेस्ट देखे थे, फिर हमने वेरिएबल इंटरेस्ट देखे थे, और फिर हमने जर्नल इंटरेस्ट देखे थे। और इस वक्त पूरी नेशन के जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं इस दुनिया में, उनका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए, कोरोना से जान छूट जाए। तो ये कोरोना वाले जो इंटरेस्ट है ये आपके वेरिएबल इंटरेस्ट में आते हैं, जो टाइम के साथ चेंज होते हैं इंटरेस्ट। अभी करंटली इस वक्त नेशंस के ये इंटरेस्ट हैं कोरोना की वैक्सीन आ जाए, कोरोना से जान छूट जाए। हो सकता है 2 महीने बाद कुछ और हो जाए इंटरेस्ट, तो वेरिएबल इंटरेस्ट की डोमेन में आता है। बहरहाल वो अलग टॉपिक था, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी के लिए सिर्फ यही है कि नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जब कौम किसी पावर, अपनी पावर और कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करती है तो वो नेशनल पावर होती है। नेशनल इंटरेस्ट तभी अचीव होंगे जब कौम पावरफुल होगी, जब एक स्टेट के पास पावर होगी तभी वो अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सकेगी। अच्छा, अब इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि नेशनल पावर क्या होती है। नेशनल पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू सिक्योर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन रिलेशन विद अदर नेशंस। इससे मुराद है कि नेशनल पावर किसी कौम की उस एबिलिटी को कहते हैं जिसका वो इस्तेमाल करती है जब भी वो किसी दूसरी कौम के साथ या स्टेट के साथ अपना रिलेशन डेवलप करती है, और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं उसे सिक्योर करना। तो ये होगा आपकी नेशनल पावर। इन शॉर्ट हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जब भी एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन डेवलप करती है तो उस रिलेशन डेवलप करने के दौरान उस स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। किसी भी सूरत में उसने कंप्रोमाइज़ नहीं करना अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। तो ये नेशनल पावर ही होती है जो उसे इस काबिल बनाती है कि उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के काबिल बनाती है। अगर एक कंट्री कम पावरफुल है तो शायद वो ड्यूरिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, जब यानी वो अपने जब किसी कंट्री के साथ रिलेशंस डेवलप कर रही होगी तो शायद वो कम पावरफुल होने की वजह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर ना कर सकती हो। लेकिन जो कंट्रीज़ पावरफुल हैं, ठीक है, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यूएस की, हम लोग यूके की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फ्रांस की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो वो
कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। वो जब भी डेवलप करेंगी रिलेशंस किसी दूसरी स्टेट के साथ, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे। तो ये था आईआर का पर्सपेक्टिव अबाउट नेशनल पावर। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। अगर ब्रॉडली देखें तो इन एलिमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, टेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर और नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। टेंजिबल एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जो जिनकी एग्जिस्टेंस होती है फिज़िकल फॉर्म में होते हैं, और इनटेंजिबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते किसी फिज़िकल फॉर्म में। तो हम लोग इन्हें इकट्ठा देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर के, कि जिन एलिमेंट्स की बेस पे एक नेशन अपनी पावर बनाती है या एक नेशन की ताकत जिसे आप कह सकते हो। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है जोग्राफ़ी। किसी कौम की जो जोग्राफ़ी होती है वो उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर का। जोग्राफ़ी में उस कंट्री का साइज़ आता है कि क्या साइज़ है उस कंट्री का, ठीक है। सम टाइम कोई अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा हो तो वो भी एक नेशनल पावर में एक अच्छी चीज़ कंसिडर की जाती है। सम टाइम आपने ऐसा भी देखा है कि बहुत पावरफुल स्टेट्स हैं उनका, लेकिन उनका साइज़ वाइज वो इतनी बड़ी स्टेट्स नहीं हैं। तो बहरहाल अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव देखो तो उसमें साइज़ को कंसिडर किया जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर का। फिर लोकेशन, तो इसके बारे में ऐसा ही बोलेंगे कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। आप इस वक्त कहाँ पे आपकी स्टेट लोकेट करती है, क्या वो लैंड लॉक कंट्री तो नहीं है, यानी कि क्या उस स्टेट के चारों तरफ कंट्रीज़ हैं, कोई दरिया या कोई समंदर उसे टच नहीं करता। अगर तो उसे कोई भी समुंदर टच नहीं करेगा तो वो एक लैंड लॉक कंट्री है। इसका मतलब है कि वो थ्रू जो सी है वो अपनी ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस स्टेट पे। फिर क्लाइमेट को भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। अगर आप किसी नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास हो, यानी आपको बताया था मैंने कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल ऐसे वर्ल्ड मैप में रीजन है जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और अगर ऐसा वहाँ का क्लाइमेट पोजीशन है जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होना मुश्किल है, तो क्या होगा, रिज़ल्ट उसका ये आएगा कि आपका मुल्क ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखो ये सी पैक और सी पैक के बारे में ये बात मशहूर है कि जो चाइना है वो गर्म पानियों के समुंदर तक आना चाहता है। इस तरह रशिया जो है, रशिया भी गर्म पानी के समुंदर तक आना चाहता है। तो वो बेसिकली क्या है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल, अगर आप मैप में देखो, एक सेंटर में लाई करता है, इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है। जो कंट्रीज़ इक्वेटर के पास हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल डायरेक्ट सूरज की जो शुआएँ हैं उस पर पड़ती हैं। तो पाकिस्तान की लोकेशन इस वक्त बेस्ट लोकेशन आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एक रीज़न ये है कि जो हमारे साथ सी टच होता है, अरेबियन सी, यहाँ पे साल के 12 महीने ट्रेड हो सकती है। अगर आप रशिया की एग्ज़ाम्पल लो तो रशिया के साथ जो सी टच होते हैं वहाँ पे साल के 12 महीने बर्फ़ होती है उन सी पे, ठीक है। वहाँ पे ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान की एक तो ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड, पाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्स, आपके पास ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान जो रशिया टूटने के बाद बनी थी, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं। तो दुनिया की एक तो जितनी भी सुपर पावर्स हैं, जितनी भी आप कह सकते हो पावरफुल स्टेट्स हैं, उनकी नज़र इनके रिसोर्सेज पे हैं। तो ओवरऑल ये कहेंगे जो क्लाइमेट है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी नेशनल पावर में। फिर आपकी बाउंड्रीज़ हैं कि आपकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या आपके राइवल्स हैं, क्या आपके फ्रेंड्स हैं। अगर तो आपके फ्रेंड्स हैं तो आपके लिए वो एक बड़ा अच्छा एलिमेंट होगा। जिस तरह चाइना की एक एग्ज़ाम्पल है, चाइना को हम लोग अपना फ्रेंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बहुत से मामलों में चाइना हमारी हेल्प भी करता है, ठीक है, पड़ोसी होने का हक अदा करता है। अब इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर टच होते हैं, लेकिन इंडिया के साथ हमारा पहले दिन से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। तो बाउंड्रीज़, आपकी ये नेबर कंट्रीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर। जितनी अच्छी आपकी नेबर कंट्रीज़ होंगी, आप अपने आप को उतना सिक्योर महसूस करोगे, आप अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे, और लिटरली आप पावरफुल आपकी स्टेट होगी। फिर टोपोग्राफी में आपकी माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स वगैरह आ जाती हैं।
अब कोई कंट्री ऐसी है जिसमें पानी की कमी है, रिवर्स नहीं है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्योंकि पानी जिसे हम लोग कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहुत अहम एलिमेंट है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कहेंगे जो टोपोग्राफी में आपकी चीज़ें आती हैं वो भी कंसिडर की जाती हैं नेशनल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में। तो ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट है जी मिलिट्री कैपेबिलिटी या फिर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, कि आपकी मिलिट्री किस हद तक तैयार है। ठीक है, अब उसमें आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी आती है, आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास है मिलिट्री के हवाले से। क्या तो आप वही पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, अगर तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपके पास है, आपने इंपोर्ट किया या फिर आपने खुद बनाई है, तो डेफिनेटली आपकी नेशनल पावर इंक्रीज़ होगी। फिर न्यूक्लियर कैपेसिटी है, अगर अगर आप न्यूक्लियर स्टेट हो तो फिर क्या होगा। अगर आप न्यूक्लियर स्टेट हो तो फिर कोई भी स्टेट जब आपसे किसी भी किस्म का मुआहिदा तय करेगी या फिर आपसे अगर कोई स्टेट के इख्तलाफात होंगे, तो वो डेफ़िनेटली ये बात सोचेगी कि अगर मैंने स्टेट के साथ ज़्यादा पंगे लिए तो ये स्टेट न्यूक्लियर स्टेट है, ये कुछ भी कर सकती है। तो फिर इन शॉर्ट जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शायद जिसे आप कह सकते हैं एलिमेंट होता है नेशनल पावर का। फिर आपकी मिसाइल्स हैं, फिर आपकी और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, टैंक्स हो गए और एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी में आती हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन, अब ये एक डिबेट है। हम लोगों ने जब स्टेट का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने एलिमेंट्स ऑफ स्टेट देखे थे, और जो पहला एलिमेंट था वो हमने उसमें देखा था पॉपुलेशन है। अब मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनका मैंने रेफरेंस दिया था, किसी ने कहा था इतनी पॉपुलेशन हो 10,000 हो, किसी ने 20,000 कहा था, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें थी। लेकिन मॉडर्न टाइम का मैंने आपको साथ में एक रेफरेंस दिया था, और मैंने आपको ये बताया था कि मॉडर्न टाइम में पॉपुलेशन ज़्यादा होना इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगर आपके मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन, इट्स मीन आपके मुल्क में ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, आपके मुल्क में ज़्यादा जीडीपी आप लोग का होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन को भी आप कह सकते हो कि ये अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। फिर ह्यूमन रिसोर्स। अब पॉपुलेशन में सारी की सारी अवाम काम तो नहीं करती। ठीक है, एक सर्टन प्रोपोर्शन होता है पॉपुलेशन का, सपोज़ 20 साल से 50 साल तक या 60 साल तक अवाम है जो कि काम करती है। अब वो जो अवाम होती है, अगर तो वो अच्छी उनकी एजुकेशन है, अच्छी उनकी हेल्थ है, तो वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगी। तो इन शॉर्ट अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपकी जो लेबर है, अगर वो अच्छी एजुकेटेड है, उनके पास स्किल्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन है उनके पास उनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी है, तो वो आपकी मुल्क में की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका एक एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है। नेक्स्ट है जी नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें मैंने आपको तीन के बारे में बताया, कोल, ऑयल, गैस एक्सेट्रा। जिस कौम के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो स्टेट उतनी ही पावरफुल होगी। अच्छा, इसकी एग्ज़ांपल हम ऐसे लेते हैं कि अब पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बिजली बनती है वो ऑयल से बनती है। अब आपको पता है जो आपकी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं वो बिजली पे काम करती हैं, बिजली ऑयल से आपको मिलती है। तो जितनी ज़्यादा मुल्क में ऑयल होगा उतनी ज़्यादा आपके पास बिजली होगी, इंडस्ट्रीज़ काम करेगी, आपकी जीडीपी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप ऑयल के लिए जब किसी दूसरे मुल्कों पे डिपेंड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आप यानी कि उस लेवल की अपनी बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास ख़ुद का ऑयल नहीं है। तो इन शॉर्ट ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आप का मुल्क इसमें ख़ुद कफ़ील है तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर की। फिर है जी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर कैपेसिटी। अगेन वही बात है जो मैंने अभी बिजली से इंडस्ट्री को रिलेट किया है। तो जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियां हैं, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियां ग्रो कर रही हैं, और जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जो आपका इनपुट है, प्राइमरी इनपुट इंडस्ट्रीज़ को, वो आपका बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर ही देता है। तो ये दोनों सेक्टर अगर इनकी कैपेसिटी वाइज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये आपकी नेशनल पावर के एलिमेंट में कंसिडर होंगे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक इकोनॉमी कैपेबिलिटी या साइज़ ऑफ एन इकोनॉमी। अच्छा जी, इसके लिए जो इंडिकेटर है जिससे आप किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में पता कर सकते हो या फिर उसकी साइज़ के बारे में मालूम कर सकते हो कि एक इकोनॉमी कितनी अच्छी है या कितनी मतलब अच्छे से इस वक्त परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए जीडीपी का जो इंडिकेटर है वो यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट किया जाता है, उसे माना जाता है। कंट्रीज़ को आपस में जीडीपी की बेस पे कंपेयर किया जाता है। और ये जो आपने कॉन्सेप्ट सुना है डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़, तो ये बेसिकली इन्हीं जीडीपी की बेस पे इन्हें कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। और जीडीपी से फिर पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है और फिर पर कैपिटा की बेस पे बेसिकली इन्हें कैटेगराइज किया जाता है कि आया पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ है या डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो ये मुख्तलिफ जो आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, इन लोग के अलग अलग कैटेगरीज़ के फार्मूलाज हैं। तो उस लिहाज से अगर आपके मुल्क में अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा है, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से काम कर रहा है, आपकी सर्विसेज सेक्टर अच्छे से काम कर रहा है, तो आपका जीडीपी का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा। और आपका जितना ज़्यादा जीडीपी का साइज़ इंक्रीज़ होगा वो उतना ही एक कौम की पावर के लिए अच्छा है। अब आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला है जी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड है जी सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर की बेस पे आपका जीडीपी बनता है। अच्छा जी, फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स क्वालिटी। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप अपना प्राइम मिनिस्टर को जो है एक प्रोसेस के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। आपके पास लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं जो कि थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप उन्हें इलेक्ट करते हो। और अब डेमोक्रेसी किस लेवल की आपके मुल्क में, क्या वाकई में ही जो आवाम चाहती है वही आपके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, या फिर कुछ इसमें ऐसा आप कह सकते हो कुछ मतलब आवाम की विल के अकॉर्डिंगली आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, सबको पता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, क्या जो एग्जैक्ट डेमोक्रेसी जिसे हम लोग कहते हैं कि एक बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, क्या पाकिस्तान में वही डेमोक्रेसी है? मैंने आपको बताया था पाकिस्तान, अगर कभी आपकी किसी से डिस्कशन हो, आपसे पूछा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, आपके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के वो पाकिस्तान में भी उसी को फॉलो किया जाता है। इलेक्शंस होते हैं, हम लोग अपने लीडर्स इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो असल सेंस है डेमोक्रेसी का वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान के केस में यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे प्लूटोक्रेसी है। मतलब प्लूटोक्रेसी से कि अगर आपने देखा हो एक ही ग्रुप है जो हर बार कभी एक पार्टी में होता है कभी दूसरी पार्टी में होता है। वो ग्रुप कौन सा है? पैसे वाला ग्रुप है, और हर दफ़ा इलेक्शनों में वही जीतता है, आपकी असेंबलियों में वही बैठते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अगर किसी मुल्क में अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, अच्छा इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सब चीज़ें देखी जाती हैं कि उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है कि उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्वालिटी है, उस मुल्क के जो एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें आपका प्रेसिडेंट है, जिसमें आपकी कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की, इन सब के पास क्या क्या पावर्स हैं, कितने इख्तियारात हैं, और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी है, इधर वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक से ज़्यादा है, जैसा पाकिस्तान में है, सेंटर में एक गवर्नमेंट है और प्रोविंसेस में एक गवर्नमेंट है। ये 5 गवर्नमेंट्स मिल के इस मुल्क को चलाती हैं। इसके अगेंस्ट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बिल्कुल सेंटर में एक जब गवर्नमेंट होती है किसी मुल्क में तो वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। सपोज़ अगर ये प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ इस्लामाबाद में एक गवर्नमेंट हो, तो पाकिस्तान में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर सपोज़ पाकिस्तान में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, इसका मतलब है कि सिर्फ इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बैठी है वो पूरे मुल्क को चला रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बैठी जो है उसे बलूचिस्तान के किसी देहात के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चले? क्या वो कभी उस प्रॉब्लम्स के बारे में गवर्नमेंट बैठ के सोचेगी कि इन प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व करना है? ठीक है, वो आवाम से बहुत दूर हो गई है गवर्नमेंट। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन की टर्म यूज़ होती है जिसे हम लोग फेडरलिज्म का भी नाम देते हैं। उसमें ये होता है कि पावर्स को डिवाइड किया जाता है।
सेंटर से आप प्रोविंसेस को देते हो पावर, प्रोविंसेस से आप लोकल बॉडीज़ को देते हो, ताकि जो अवाम की इश्यूज़ हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकें। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेसी के थ्रू आती है या वो डिक्टेटरशिप के थ्रू आती है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि अवाम की वेलफेयर, ठीक है, आपने अवाम की वेलफेयर पे काम करना है। अगर अवाम आपसे खुश है तो दैट्स ऑल, सब अच्छा है। बहरहाल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स क्वालिटी में आप ये कह सकते हो कि अगर किसी मुल्क में अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, लोग खुश हैं अपनी गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों की विल के अकॉर्डिंगली बनती है और वो अच्छे से काम करती है, तो ये भी एक एलिमेंट है नेशनल पावर का। फिर इकनॉमिक सिस्टम है। अब इकनॉमिक सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म की इकनॉमिक सिस्टम है। पाकिस्तान में इस वक्त मिक्स्ड इकनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है, आपके पास कैपिटलिज्म है, आपके पास सोशलिज्म है, ये मुख्तलिफ़ इकनॉमिक सिस्टम है। अब एक कौम में, एक स्टेट में कौन सा इकनॉमिक सिस्टम है और वो स्टेट के अवाम, उस स्टेट के इंस्टीट्यूशंस, उस इंस्टीट्यूशन के लोग उस इकनॉमिक सिस्टम को कितना फॉलो करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, और उस इकनॉमिक सिस्टम को बरकरार रखने में वो कितना अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपकी नेशनल पावर में आएगी। फिर आइडियोलॉजी, ठीक है, अगर देखो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजी, हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जब पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, और वो इस्लाम की आइडियोलॉजी है जो लोगों को आपस में इकट्ठे करती है, ठीक है। ये जो आइडियोलॉजी की टर्म है ये बेसिकली यूज़ की जाती है कि इसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट होती है इसके साथ, जो आपकी आइडियोलॉजी होती है उसकी वजह से आपकी जो स्टेट की पॉपुलेशन है, जो अवाम है, वो आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। और जब अवाम जुड़ी होगी, एक दूसरे के साथ खड़ी होगी, तो वो चीज़ भी आपकी नेशनल पावर है, ठीक है। आपको पता है कल को कोई अगर कोई वाक़या हो जाता है, सपोज़ इंडिया के साथ पाकिस्तान का कोई क्लैश हो जाता है, तो हमें पता है कि हमारी अवाम इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी आइडियोलॉजी एक है। फिर लीडरशिप, आपका लीडर, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या वो एक एग्रेसिव किस्म का लीडर है, क्या वो कूल माइंडेड किस्म का लीडर है, क्या वो अच्छे से चीज़ों को अच्छे तरीके से किसी नतीजे पे लेके आता है, ठीक है। तो अगर अच्छा लीडर है तो डेफिनेटली मुल्क ग्रो करेगा, मुल्क में तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, तो वो आपकी नेशनल पावर कंसिडर होगी। फिर टेक्नोलॉजी को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। टेक्नोलॉजी, क्या आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे आप, अगर आपके मुल्क में ख़ुद नहीं बन रही तो क्या आप इंपोर्ट कर रहे हो, क्या आप खुद अपना जो आपका मुल्क है वो टेक्नोलॉजी ख़ुद से बना रहा है, ख़ुद से, मतलब वो न्यू एडवांसमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। अगर तो कर रहा है इसका मतलब है आप दुनिया के साथ साथ चल रहे हो, अगर तो नहीं है तो उसका मतलब आप दुनिया से काफ़ी पीछे हो, तो फिर वो पावर के लिहाज से भी आप दुनिया से पीछे हो जाओगे, ठीक है। अब मैंने एग्ज़ाम्पल शायद पहले भी दी थी आपको, कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टार्ट हुई थी और 1991 तक चली है, ये बेसिकली जो वॉर थी ये आइडियोलॉजिकल वॉर थी। ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दरमियान वॉर थी। जो कैपिटलिज्म वाले थे वो आपकी वेस्ट ब्लॉक था, जिसमें आपका यूके, आपका अमेरिका था, और जो सोशलिज्म थे या कम्युनिज्म आप कह सकते हो, ये आपका ईस्ट ब्लॉक था, जिसमें आपका रशिया, यूएसएसआर था। तो 1970s में जब ये कंप्यूटर वगैरह आए थे, टेक्नोलॉजी आई थी, तो जो रशिया था, यूएसएसआर था, इसे लगता था ये अमेरिका की कोई प्लानिंग है कि उसने अपने जो कैपिटलिज्म है उसकी आइडियोलॉजी को हमारे मुल्क में लाना चाहता है, ठीक है। तो लिहाजा हम इस कंप्यूटर से इन चीज़ों को अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ों से, इस टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर रखा। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। जो यूएसएसआर था वो टूट गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को भी कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। फिर है एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी और क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कानून को या लॉज को नाफिज करते हैं आपके मुल्क में, ठीक है। फिर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में आ जाता है कि जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो कैसे काम करती है। जो गवर्नेंस की टर्म है बेसिकली इसका मतलब है हुकूमत कैसे काम करती है। अगर तो वो अच्छे से काम करती है इसका मतलब है हमारे मुल्क में गुड गवर्नेंस है,
ठीक है, इमरान खान की मैक्सिमम तकरीर में वो गुड गवर्नेंस की बात करता है कि हम लोगों ने गुड गवर्नेंस की तरफ जाना है, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, हम लोग की जो रेगुलेटरी क्वालिटी है इसे हमने इम्प्रूव करना है, हम लोगों ने वॉइस एंड जो अकाउंटेबिलिटी है उस मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने करप्शन को ख़त्म करना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं गवर्नेंस के, जिसकी बेस पे आप कह सकते हो उस मुल्क की गवर्नेंस कैसी है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी अच्छी है, मतलब कानून का टाइमली कानून को नाफिज किया जा रहा है, लोगों तक उन सर्विसेज पहुंचाई जा रही हैं और हुकूमत अच्छे से काम कर रही है, तो ये भी एक नेशनल पावर की डोमेन में आएगा। फिर एजुकेशन, इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन दोनों आ जाती है। कितने लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है, और जिनके पास एजुकेशन है उनकी क्वालिटी क्या है। पाकिस्तान में तो बेसिकली क्वालिटी वाइज एजुकेशन इंतहाई ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे लोग हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, लेकिन मतलब क्वालिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने ज़्यादा फोकस क्वांटिटी पे किया हुआ है, दो क्वांटिटी पे भी फोकस करना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, बट हमें इन दोनों को पैरेलल वे में चलाना चाहिए। लाइक क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करना है और साथ में हमने क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है जी सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशंस में आपके विद इन द कंट्री रिलेशंस, लोगों के आपस में कैसे रिलेशंस हैं, और आपकी जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जिसमें आपकी बाकी स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशंस हैं। अब आप देखो, पाकिस्तान और चाइना की एग्जांपल है, चाइना एक इमर्जिंग इकॉनमी है, उसके साथ अच्छे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के। ठीक है, इसका मतलब है अगर कल को अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमले का सोचा या इंडिया ने पाकिस्तान पे हमले का सोचा, तो उसके जहन में ये चीज़ होगी कि और कोई नहीं तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ठीक है, तो ये सोशल रिलेशंस आपके बहुत अहम हैं, इसे भी आप कह सकते हो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। अब ये मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आप मज़ीद एग्जांपल्स डालो। ठीक है, एग्जांपल डालो, पेपर में क्वेश्चन आ जाए अच्छे से अटैम्प्ट करो, हेडिंग्स दो, नीचे कुछ ना कुछ एग्जांपल दे दो। फिर अगर विद इन द कंट्री सोशल रिलेशंस आप देखो, आप ये देखो आपस में जो आपकी प्रोविंसेस हैं इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, इनके रिलेशंस आपस में अच्छे हैं। ठीक है, सिविल वॉर नहीं है इस मुल्क में। ठीक है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती, लोग के बड़े अच्छे आपस में रिलेशंस हैं। ठीक है, तो ये विद इन कंट्री और आउटसाइड द रिलेशंस दोनों देखते हैं इसमें। फिर पब्लिक ओपिनियन, फिर आवाम की राय को भी कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। आवाम की राय क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आवाम की राय आपकी हुकूमत के साथ है तो उसका मतलब है आपकी हुकूमत पावरफुल है। हुकूमत पावरफुल है इसका मतलब है आपकी स्टेट पावरफुल है। अब मैं इसराइल की अक्सर आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस तक होता तो वो कब का इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते, रेकग्नाइज कर लेते, लेकिन वो क्यों नहीं करते? क्योंकि पीछे पब्लिक ओपिनियन है। अगर पार्लियामेंट आज की कानून साजी करे, इसराइल को रेकग्नाइज करे, तो क्या होगा? आवाम रोडों पे निकल आएगी, तो मुल्क में कुछ अजीब किस्म के हालात हो जाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन इट्स कह सकते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर का। फिर डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी अगर सिंपल वर्ड में इसे कहें, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जाते हो, किसी कंट्री के साथ ताल्लुक़ बनाते हो, फिर आप डिप्लोमेसी करते हो, आप नेगोशिएशन करते हो। उस नेगोशिएशन में जब आप कोई डील्स करते हो आपस में, फिर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हो, उसे आपने हर लिहाज से सिक्योर करना है। अगर तो अच्छे डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के पास, अच्छे तरीके से वो कन्वे करें, नेगोशिएशन करें अपनी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ताकि वो मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। अब जब दो कंट्रीज़ आपस में रिलेशन बनाती है तो क्यों बनाती है? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से फ़ायदा चाहती हैं। अब जो चाइना है, चाइना की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सी पैक। चाइना ने सी पैक पाकिस्तान में बनाया, हमें लगता है कि हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, लेकिन इससे चाइना को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, दोनों अतराफ़ में फ़ायदे देखे जाते हैं। तो आपने अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी की तो आप ज़्यादा फ़ायदा गेन कर सकते हो। तो इस तरह ये मेजर एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर के। इसमें आप एग्जाम्पल डालो, इसमें मज़ीद इसमें अगर आपको कोई और समझ में आती है कि नेशनल पावर होनी चाहिए एट्सेट्रा, मैंने तभी साथ में लिख लिया, तो आप उसमें ऐड करो। लेकिन ये चंद जो नेशनल पावर जो मेजर मेजर हैं, जिसमें आपकी इकॉनमी होगी, आपकी क्या नाम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, आपका मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होगी, आपकी लोकेशन होगी। ठीक है,
आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ये ज़्यादा मेजर एलिमेंट्स हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है इसकी, इससे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं फिर। इकोनॉमिक पावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल पावर ऑफ एनी नेशन। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब जितना ज़्यादा आप इकोनॉमिकली आप लोग स्ट्रांग हो, तो आप क्या होगा, इट इज़ द मीन्स ऑफ मिलिट्री पावर। तो आप क्या होगा, उतनी ज़्यादा ही अपनी मिलिट्री स्ट्रांग कर सकोगे। सिंपल वर्ड में, अगर आपका जेब में ज़्यादा पैसा है तो आप अपनी मिलिट्री, अपनी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। एंड द बेसिस फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो आपके मुल्क में जो वेलफेयर है, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो एजुकेशन पे काम है, जो हेल्थ पे काम है, जो पॉवर्टी रिडक्शन पे काम है, तो वो ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट, इकोनॉमिक पावर को बारे में ये कहते हैं जो कि स्कॉलर्स हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पावर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।